आदमी का हाथ जो है, दिस इज अ मिरेकल, दिस इज अ मार्वल कि ये हमारी इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एविडेंस है। एवरी ईयर 25,000 लोगों के हाथ कटते हैं। रेसिडेंसी के दौरान सबसे मुश्किल केस कौन सा देखा? एक कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर जो कि आयरन रॉड्स होते हैं जो बिल्डिंग के पिलर्स में, ही हैड अ फॉल and accidentally the rod had entered his neck. If the rod is out, he can bleed to death. आप रोए कभी किसी केस की वजह से? Yes, you cannot be totally professional in medicine actually. बॉलीवुड में बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। अगर चेहरा बदलना है, अगर बॉडी पार्ट की साइज बदलनी है, इन सारी चीज़ों की प्लास्टिक सर्जरी होती है। प्लास्टिक सर्जरी जो है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी कहा गया है। कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, वैसे वो अपना फेस डोनेट करता है। दैट इज फेस ट्रांसप्लांट, जिसमें एक आदमी का चेहरा निकाल के दूसरे आदमी का चेहरा बनाया जाता है। साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग होता रहेगा। लाखों लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट लिस्ट पे है। कई लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं। क्या बायोटेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ आप एक्चुअली लैब में ऑर्गन्स बना सकते हो? इतने सारे मेडिकल कॉन्वर्सेशंस क्रिएट किए हमने हाल ही में ही, पर हमने हमेशा डायबिटीज़ की बातें करी है, कैंसर की बातें करी है, लाइफस्टाइल डिजीज ओरिएंटेड एपिसोड्स बनाए हैं। क्या आपको यह पता है कि दुनिया भर के लोग भारत आ रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के सर्जन्स दुनिया के बेस्ट सर्जन्स माने जाते हैं। जिस तरह से भारत की क्रिकेट टीम में हमारे बैट्समैन दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं ना, उसी तरह यहाँ के सर्जन्स, यहाँ के डॉक्टर्स बेस्ट माने जाते हैं एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐसे ही एक लेजेंडरी सर्जन आज आए हैं टीआरएस पर। इनका नाम है डॉक्टर नीलेश। प्लास्टिक सर्जरी मतलब सिर्फ ये नहीं कि नाक के शेप को बदल दिया, चेहरे के शेप को बदल दिया, इम्प्लांट्स डाल दिए। ये प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा होता है। प्लास्टिक सर्जरी में और बहुत सारे काम होते हैं। तो आज हम इस क्राफ्ट को जानेंगे और भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सर्जन्स के दिमाग में क्या चलता है ये जानेंगे कि व्हाट डज इट टेक टू बी वन ऑफ द कंट्रीज ऑल टाइम ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स। दुनिया के टॉप प्लास्टिक सर्जन का स्वागत है हमारे स्टूडियो में, टीआरएस में। आजकल मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग कर रहा हूँ, पर जब भी मेरे स्केड्यूल पर मुझे एक डॉक्टर का नाम दिखाई देता है तो मुझे रिलीफ फील होती है, क्योंकि बायोलॉजी वाले कॉन्वर्सेशंस मज़ेदार होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रणवीर, थैंक यू सो मच। कैसे हो? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आने से अच्छा लग रहा है। मैं इस पॉडकास्ट को फॉलो करता रहा हूँ एंड यहाँ पे आने वाले गेस्ट्स की एनर्जी और पैशन देख के अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी जगह पे आज बैठ पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, हमने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करी है, कैंसर डॉक्टर से बात करी है, इंग्लिश चैनल पे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डॉक्टर से बात करी है, पर मैंने सोचा कि एक सर्जरी बेस्ड पॉडकास्ट हिंदी में होना चाहिए। हमारे देश का फेवरेट टॉपिक बॉलीवुड है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और ये शब्द प्लास्टिक सर्जरी बहुतों ने सुना हुआ है। एक ग्लैमरस एंगल होता है प्लास्टिक सर्जरी का। अगर चेहरा बदलना है, अगर बॉडी पार्ट की साइज बदलनी है, इन सारी चीज़ों की प्लास्टिक सर्जरी होती है। ये आम जनता प्लास्टिक सर्जरी को इस नज़रिए से जानते हैं, पर क्या ये सही है जो मैंने कहा है? यही होती है प्लास्टिक सर्जरी कि और क्या होता है? तो आपने एक तरीके से सही कहा है कि जो कॉमन मैन का परसेप्शन है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जी, कोई भी आम आदमी को आप अगर पूछो कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है तो वो इसी तरह से सोचेगा या बताएगा, क्योंकि यही एक कॉमन चीज़ है जो सबको अपील करती है या जो सब जानते हैं। या फिल्मों में भी हमने यही देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी से डॉक्टर ने किसी का चेहरा बदल दिया या कोई सर्जरी करके आपके बॉडी के ऑर्गन्स एनहांस किए या ये किया, लुक चेंज कर दिया। तो वो ज़्यादा ड्रामेटिक अपीलिंग लगता है एंड क्योंकि वो बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है तो ये ज़्यादा पॉपुलर साइड है प्लास्टिक सर्जरी की, जो कि सही है। बट ये भी सही है कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। मेरे हिसाब से या मेरे प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो 10% ऑफ माई प्रैक्टिस इज़ एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी, बल्कि 90% ऑफ माई वर्क इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या
कोर प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी में कई ऐसे सब स्पेशलिटीज़ है, क्योंकि ये बहुत वाइड स्पेशलिटी है, तो इसमें कई सारे सब स्पेशलिटीज़ अभी डेवलप हुए हैं। जैसे हैंड सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है। माइक्रोवैस्कुलर, यस, मतलब वेन के अंदर जाकर, यस, बॉडी के अंदर जाकर छोटी छोटी वेन्स। यस, यस। पर वो प्लास्टिक सर्जरी में कैसे आ जाता है? खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट बियर बाय स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। प्लास्टिक सर्जरी, ये नाम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सॉवे लगता है, जो कि उसको एक ब्रांच को पर से एक ग्लैमर दे देता है। बट अगर आप बाकी ब्रांचेस से कंपेयर करो, तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट से डील करता है जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सिस्टम से डील करता है, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से डील करता है। तो ये सारे स्पेशलिटीज जो है ये अपने ऑर्गन या सिस्टम के हिसाब से लेबल किए गए हैं। बट प्लास्टिक सर्जरी इस नाम से आपको कुछ पता नहीं चलता है जी। तो वो भी एक रीज़न है कि कॉमन मैन में ये कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि वो नाम दर्शाता नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो प्लास्टिक जो है इसका ओरिजिन इज एक्चुअली ग्रीक। तो ग्रीक शब्द प्लास्टिकोज से ये नाम लिया गया है। प्लास्टिकोज मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज अ प्लास्टिक वे ऑफ थिंकिंग इट, या प्लास्टिक जैसे मोल्ड होता है, या यू कैन चेंज थिंग्स, राइट, शेप चेंज करना, या इट इज मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल। मतलब जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का शेप चेंज कर सकते हो, वैसे उसे प्लास्टिक कहते हैं, मोल्डेबिलिटी। यस, मोल्डेबिलिटी। तो प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिन वो है कि वो टिश्यूज़ को मोल्ड करना या अलग शेप देना, या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो अप्लाई की जाती है। क्या क्या बदल सकता है बॉडी में? तो कई सारी चीज़ें बदल सकती है, बट यस, प्लास्टिक सर्जरी डील करता है सर से पाँव तक हर चीज़ से। तो प्रैक्टिकली जैसे बाल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, फेस में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, राइनोप्लास्टी से नाक का शेप चेंज किया जाता है, अगर किसी को पैदाइशी कोई डिफॉर्मिटीज़ है तो उनको करेक्ट किया जाता है, कैंसर की वजह से जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो लाइपोसक्शन, टमी टक, एब्डोमिनोप्लास्टीज, इनसे बॉडी का शेप चेंज किया जाता है। मतलब अगर मोटापा ज़्यादा बिल्ड हो चुका है, उस मोटापे को भी निकाल सकते हो। यस, यस। तो ये है कि बॉडी की शेप को चेंज करना जी। ये कोई वेट लॉस का तरीका नहीं है, बट एक्सेस फैट या अनवांटेड फैट जहाँ पे डिपॉजिटेड है उसको हम कम कर सकते हैं या उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। आप कह रहे थे माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के बारे में, वो प्लास्टिक सर्जरी में कैसे? तो प्लास्टिक सर्जन जो है, प्लास्टिक सर्जरी जो है, उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी कहा गया है। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम जब डील करते हैं जी, तो जब कोई जैसे जनरल सर्जरी है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या ऑन्को सर्जरी है, इनके साथ भी हम मिलके काम करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा का पेशेंट है जिसका हाथ या पैर टूट गया है या फ्रैक्चर हो चुका है, या उसके ऊपर की स्किन समझो ख़राब हो गई है, या एक्सीडेंट की वजह से वो स्किन लॉस हो चुकी है, तो अंदर के स्ट्रक्चर्स को कवर करने के लिए या उनको बचाने के लिए या किसी का हाथ या पैर बचाने के लिए उस जख्म को कवर करना या बंद करना ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो करते हैं वो कहते हैं कि फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र। फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र का मतलब है कि कहीं शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन, मसल या मांस का टुकड़ा निकाला जाता है और उसको उस बॉडी पार्ट पे लगाया जाता है जहाँ पे वो मिसिंग है या जहाँ पे उसका लॉस हो चुका है। बट जैसे हम जानते हैं कि बॉडी का हर टिश्यू जो है वो ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसको ज़िंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो वो ब्लड सप्लाई अगर हम किसी टिश्यू को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम पैर में कोई ज़ख्म है, हमने बैक से कोई मसल या स्किन का टुकड़ा लिया या थाई से लिया, उस स्किन के टुकड़े को हम उसकी खून की नसों के साथ लेते हैं और उन खून की नसों को हम पैर की खून की नसों के साथ जोड़ते हैं, जिससे कि खून का बहाव तैयार होता है और वो जो स्किन का पार्ट हमने ट्रांसफ़र किया है वो ज़िंदा रहता है। तो उस टेक्निक को माइक्रोवैस्कुलर एनास्टमोसिस कहते हैं।
आर्टरी और वेन, जैसे हम जानते हैं कि आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से ब्लड वापस जाता है, जी। तो ये सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है उस टिश्यू के जिंदा रहने के लिए। तो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी बेसिकली ये टेक्निक्स को इन्वॉल्व करता है ताकि उन खून की नसों को जोड़ा जाए, ताकि वो आर्टेरियल सर्कुलेशन और वीनस ड्रेनेज, ये दोनों चीज़ें रीएस्टैब्लिश हो। आर्टेरियल सर्कुलेशन मतलब आपका दिल उस बॉडी पार्ट तक खून भेजता है, साफ खून भेजता है, फिर उस बॉडी पार्ट में वो खून यूज होता है और वापस आपके दिल को भेजा जाता है वेन्स के थ्रू। एग्जैक्टली। पर ये जो पाइप्स हैं जो खून भेज रही है और खींच रही है आपके दिल से और दिल तक, इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन है। ओके। और क्या होता है प्लास्टिक सर्जरी में सर? इसके अलावा होता है जैसे इंजरीज में, एक्सीडेंट्स में जी, नर्व्स आपके इंजर हो सकते हैं। जैसे नर्व्स का मेन काम होता है किसी भी मसल की एक्टिविटी या किसी भी मसल का फंक्शनिंग जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन आता है नर्व्स के थ्रू। मतलब अगर मैं मेरा हाथ यहाँ उठा रहा हूँ तो एक्चुअली मेरे नर्व्स काम कर रहे हैं। यस। पर अगर एक्सीडेंट में कुछ ऐसे घुस गया और नर्व्स फिर डैमेज हो गए, राइट, फिर आपका काम होता है। तो इसमें 2-3 तरीके से नर्व की इंजरीज हो सकते हैं। एक तो है कि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड है ब्रेन के अंदर। जी। तो ब्रेन में जैसे हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ उठानी है, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शन रिफ्लेक्सली होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स ऑलरेडी मेरे ब्रेन में एस्टेब्लिश्ड है। जी जी जी। कि मुझे किन मसल्स का इस्तेमाल करना है ताकि मैं ये उठा सकूं। तो वो सिग्नल ब्रेन से आता है, नर्व्स के थ्रू मसल तक पहुंचता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्शन मैं करता हूं और फिर रिलैक्स भी होता है उसी टाइम पे। तो अगर किसी इंजरी की वजह से वो नर्व्स डैमेज हो जाए तो उन नर्व्स को रिपेयर करना पड़ता है जी, ताकि वो मसल परमानेंटली डैमेज या पैरालाइज ना हो। इसी तरह के इंजरीज जो है नेक के लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कोई पेड़ से गिर गया या बाइक पे, टिपिकली 2 व्हीलर्स पे जब लोग फास्ट जाते हैं और बाइक से फेंके जाते हैं एंड दे फॉल ऑन द नेक, या नेक पे गिरने की वजह से नसें खिंच जाती है, तो इनको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज। इनमें जो नर्व्स आपके सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और जो हाथ के पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे नर्व्स डैमेज हो सकते हैं या पैरालाइज हो सकते हैं। तो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी माइक्रोवास्कुलर या माइक्रोन्यूरल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ताकि नर्व्स को रिपेयर किया जाए या सराउंडिंग एरियाज़ में से कोई नॉर्मल नर्व्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये मसल्स को वो दोबारा रीनर्वेट कर सके या दोबारा उनसे काम करवा सकें। मुझे लगा कि ये स्पाइनल सर्जन का जॉब होगा। तो ये इसमें भी एक ओवरलैप है। कई बार न्यूरोसर्जन्स जो कि पेरिफेरल नर्व सर्जरी में एडिशनल ट्रेनिंग लेते हैं वो इस तरीके के सर्जरीज कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स के अंडर होते हैं। मतलब बेसिकली बॉडी को किसी भी तरह से चेंज करनी है तो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। यस। ओके। टू रिपेयर द बॉडी या रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना या रिस्टोर करना किसी भी तरीके से। मैंने आपके पेशेंट्स के वीडियोस देखे जहाँ किसी के हाथ ही नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, कटे हुए थे, शायद एक्सीडेंट्स की वजह से, कुछ फैक्ट्री के ट्रॉमा की वजह से, और फिर आपकी सर्जरी के बाद नया हाथ डाला है उन पर और वो हाथ ऐसे मूव हो रहे हैं। ये बहुत ही इंटेंस था देखने में, पर फिर मैंने सोचा कि एज अ सर्जन आपको कितना अच्छा लगता होगा ये देखकर कि आपके लाइफ के काम की वजह से किसी को हाथ मिल गए फिर से, किसी की बॉडी चलने लगी फिर से। इसीलिए शायद आपको ये वाला डोमेन सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी से ज़्यादा अच्छा लगा। यस, तो ग्रेटिफिकेशन हर चीज़ में है एक्चुअली। इवन कॉस्मेटिक सर्जन्स भी जो काम करते हैं या जो ये करते हैं उनको भी पेशेंट की लाइफ में सुधार लाने का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट यस, मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोबेबली इस बात से मिलता है कि मैं इनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्टोर कर पाया, क्योंकि ये जो है इसको हम हैंड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी का हाथ समझो इंजर हो जाए तो उसको प्राइमरीली हम पूरी कोशिश करते हैं प्राइमरीली कि उसी हाथ को रिपेयर किया जाए, उसी हाथ को बचाया जाए ताकि वो हाथ फंक्शन कर सके। क्योंकि ये ह्यूमन हैंड जो है, आदमी का हाथ जो है, दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ अ मार्वल, कि ये हमारी इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एविडेंस है। जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स है या एप्स है, मंकीज़ है, इनके हाथ को अगर आप देखेंगे और ह्यूमन हाथ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई मैन इज़ ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। क्यों कह रहे हो? तो मेन चीज़ है कि हमारा जो अंगूठा है दैट ये हाथ की ऑलमोस्ट 50% पावर है।
अच्छा, यस। तो ये अंगूठा, इसको कहते हैं हम ऑपोजेबल थंब। ये अंगूठा बाकी उंगलियों के सामने आके उनसे मिल सकता है। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि इस ताकत की वजह से हम जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ या काम करते हैं, या जो हाथ की डेक्सटेरिटी है, ये इस अंगूठे की वजह से है। क्योंकि ये हमारा अंगूठा ओवर द जनरेशन्स इवॉल्व होते होते ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि ये इतना मोबाइल है और इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाकी की उंगलियों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत ज़्यादा अंगूठे में होती है। यस। तो ओवरऑल फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अंगूठे को हम ऑलमोस्ट हाथ का 50% मानते हैं, और बाकी उंगलियां जो है वो क्योंकि ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट है। उंगलियों की मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक एक्सिस में होती है, बल्कि अंगूठा जो है वो 360 डिग्रीज में घूमता है। तो हाथ को बचाने की हम इसलिए पूरी कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हाथ नहीं बच सकता है, या वो इतनी बुरी तरह से डैमेज्ड है कि उसको हम नहीं बचा सकते हैं जी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो एम्पुटेशन करना पड़ता है, या एम्पुटेशन हो जाता है किसी इंजरी की वजह से। कैसी इंजरी की वजह से? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है। कभी भी कोई जब हाथ से काम करता है या मशीन के नज़दीक जाके काम करना पड़ता है, तो अचानक एक्सीडेंटली कभी कभी हाथ फंस जाता है मशीन में, या वो क्रश हो जाता है। जी। फार्मिंग में वो चारा काटने की मशीन होती है, या ये सब जो मशीन्स होती है, इनमें हाथ फंसने का डर होता है। और एक बार हाथ फंस जाता है और वो इर्रिपेरेबली अगर वो डैमेज हो जाता है, तो फिर उसको हम रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। पर इर्रिपेरेबली डैमेज के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? इर्रिपेरेबली डैमेज का मतलब है कि एक ही हिस्से के समझो कई सारे टुकड़े हो जाए। क्योंकि अगर एक टुकड़ा है, हम आमतौर पे जैसे हाथ एक जगह पे कट जाए और वो पेशेंट हमारे पास टाइम पे पहुंच जाए, तो हम ये सारे स्ट्रक्चर्स को दोबारा जोड़ सकते हैं। मैं खुद का ही हाथ खुद का लगा ही सकता हूँ। यस। ओके। तो उसमें हर चीज़ को, जैसे हाथ में बोन्स है, मसल्स है, टेंडन्स है, नर्व्स है, खून की नसें है, आर्टरीज है, वेन्स है और स्किन है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन एक के बाद एक जोड़ सकते हैं जी। ताकि वो हाथ दोबारा से फंक्शनल हो पाए। क्योंकि आखिर खुद का हाथ इज़ खुद का हाथ, तो उसको और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए सारी एफर्ट या मेहनत जो है, भले ही एक उंगली हो या पूरा हाथ हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस सही जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उसको दोबारा जोड़ा जा सकता है। पर कैसी इंजरीज में आपका पूरा हाथ कट सकता है? मतलब आपने कैसे केसेस देखे हैं कि किसी तो का... जैसे मैंने एक टिपिकली सॉ वर्कर्स जो होते हैं, जो वुड कटिंग या सॉ के साथ काम करते हैं, उनमें किसी की उंगली कट जाती है। टिपिकली आजकल इंसिडेंट्स हम देखते हैं, जो बाइकर्स है, जो हैवी बाइक्स है, संडे को लोग क्लीनिंग कर रहे हैं या बाइक चालू है, या एक्सीडेंटली चेन चल जाता है या उंगली फंस जाती है। तो बाइक चेन इंजरीज ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं आजकल। या एक पेशेंट को मैंने देखा था जो कि ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो ब्रेड स्लाइस करने वाला जो स्लाइसर होता है, उसमें एक्सीडेंटली हाथ स्लाइस हो गया था। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। ये बताइए। या नेवी के वर्कर्स को हमने देखा है, जैसे शिप पे वो हैवी क्रेन के साथ या इसके साथ काम करते हैं, तो वो हैवी क्रेन अचानक से अगर छूट जाए या टूट जाए किसी वजह से, तो वो पूरा हाथ उखाड़ सकता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के इंजरीज होते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो ये एक बहुत सीरियस ये एक बहुत सीरियस असॉल्ट होता है उनके माइंडसेट पे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हाथ इंजर होता है या कटता है किसी काम करने वाले का। इट इज़ टिपिकली वो लेबर या वर्किंग पर्सन होता है, जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करेगा, जो कि मैन्युअली काम करता है। कई बार उसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट होती है, कई बार उसके ऊपर उसकी लाइवलीहुड उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये सारे फ्यूचर पे, सारे भविष्य पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अभी आगे क्या होगा। प्लस जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, नेचुरली अभी ऐसे मेजर इंजरीज़ में ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है या थोड़ी कॉस्टली होती है, तो नेचुरली फाइनेंशियल सपोर्ट्स या बाकी के कंसर्न्स भी होते हैं। तो इसीलिए द पेशेंट का माइंडसेट इज़ एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस स्टेज होता है। बस साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग होता रहेगा कि Yes.
मतलब जो चीज़ें हम आम जिंदगी में करते हैं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें भी आपके अंगूठे की ज़रूरत लगती है। तो एब्सोल्युटली। सोचो यहाँ किसी की सैलरी उनके हाथ की वजह से पहले तो वो कमा रहे हैं, और वही हाथ फिर कट गया है। यस। तो कई बार ये चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी कि हम अपने हाथों का सुबह से लेके सोने तक कितना इस्तेमाल कर रहे हैं या कितना हाथ से काम कर रहे हैं, एंड इमेजिन कि एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है, तो आप किस तरह से काम करोगे? सुबह उठ के ब्रश करने से लेके वॉशरूम जाने से लेके खुद का ध्यान रखने से, कपड़े पहनने से, हर चीज़ में रुकावट होगी, हर चीज़ में एक चैलेंज होगा। तो इसीलिए वो वैल्यू है हाथ की। तो दैट इज़ वो एक फैसिनेटिंग पार्ट है जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया प्रोबेबली हैंड सर्जरी की तरफ या हैंड्स को रिस्टोर करने की तरफ। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ये, जब वो पेशेंट आपके पास आ जाता है। एक हैंड सर्जरी की कॉस्ट कितनी होती है, ताकि लोग जाने? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स इंजरी के। कई बार फ्रैक्चर हो तो आपको उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आप उसको एक स्टील की वायर से फिक्स कर सकते हैं फ्रैक्चर को, या कभी कभी प्लेट या स्क्रू से फिक्स करना पड़ता है। जो अलग अलग चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर वो कॉस्ट वेरी करती है। नाउ हमारे लेवल पे हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि ये पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, उसकी लिमिटेशन ना हो ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कई इंजरीज़ में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने में जो टाइम वेस्ट होता है उससे किसी का हाथ खतरे में पड़ सकता है। तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि कॉस्ट की वजह से किसी को रुकावट ना हो। तो ये कॉस्ट वेरी करता है। आई मीन द रेंज कुड बी एनीथिंग। एक सिंपल इंजरी में अगर फिंगर में अगर टेंडन इंजरी हो जाए या नर्व इंजरी हो जाए तो वो काम आपका 10-20 हज़ार रुपये में भी हो सकता है। बट अगर हाथ पूरी तरह से कट जाए जिसकी वजह से एक मेजर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो कि 8-10 घंटे चल सकती है, उसके बाद में आपको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है मॉनिटरिंग के लिए, या आपको हॉस्पिटल में हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते रहना पड़ सकता है, तो वो सर्जरी कुछ लाखों में भी हो सकती है। कितने लाख? 3-4? 3-4 लाख, यस। सबसे एक्सपेंसिव सर्जरी कौन सी करी आपने? सबसे एक्सपेंसिव सर्जरी जो हमने ट्रांसप्लांट्स की बात शुरू की थी एक्चुअली। तो जैसे अभी कुछ पेशेंट्स हैं जिनके हाथ कट गए हैं, जो कि टाइम पे नहीं लगाए जा सके या जो प्राइमरीली सही जगह नहीं पहुंच पाए जहां पे हाथ जोड़े जा सकें, तो ऐसे लोग एम्पुटेशन के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रांसप्लांट्स जो है ये आई मीन लोग प्रैक्टिस करने लगे। मतलब किसी और का हाथ लगा देते हैं। राइट। तो जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, इनके बारे में आज कई लोग जानते हैं या सब लोग जानते हैं। जी। तो किसी का लिवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो कोई डोनर या जो ब्रेन डेड है या कभी कभी लिविंग डोनर भी अपने लिवर का कुछ हिस्सा, किडनी का कुछ एक किडनी कोई डोनेट कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर कोई ब्रेन डेड डोनर है जो अपने हाथ डोनेट करने के लिए तैयार हो, जिनकी फैमिली, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ निकाल के ऐसे व्यक्ति में लगाए जा सकते हैं जिनके हाथ जा चुके हैं। तो ये टेक्निकली हैंड ट्रांसप्लांट है, जिसमें फिर सारे स्ट्रक्चर्स को फिर जोड़ा जाता है दोबारा, हड्डी से लेके मसल्स, नर्व्स, एवरीथिंग। तो ये सर्जरीज टिपिकली और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें आईसीयू स्टे या हॉस्पिटल स्टे ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स, 3-4 हफ्ते उनको अस्पताल में रखा जाता है, या रिहैब में भी उनके काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो ऐसे ऑपरेशंस जो है ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। प्लस इनमें एक मेडिकेशंस का भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेशन। क्योंकि ट्रांसप्लांट्स में आप जानते हो कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। मतलब अगर और किसी का हाथ डाल दिया है आपकी खुद की बॉडी में, तो आपकी खुद की बॉडी को लगता है कि ये पूरा हाथ एक कीटाणु की तरह है और उस बड़े से कीटाणु को अटैक कर सकती है। यस। कभी कभी नहीं करती, कभी कभी करती है। आई एम अज्यूमिंग नहीं, तो ये हमेशा करती है। हमेशा करती है। Yes, हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो नया हाथ है ये एक्चुअली एक बड़ा कीटाणु है। यस। तो दुनिया में हर आदमी जो है एक दूसरे से अलग अलग है जी। राइट। जेनेटिकली डीएनए सबका अलग अलग है, सबकी इम्यून सिस्टम जो है वो अलग है। तो वो एक यूनिक ये है, प्रिंट है हर इंडिविजुअल की। तो बॉडी ये हमेशा जानती है कि मेरे खुद का क्या है और दूसरे का क्या है, और ये मेमोरी मेरे इम्यूनिटी में, मेरे बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहेगी।
तो ट्रांसप्लांट करने के पहले हम एक ज़रूरी टेस्ट करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी या डिसाइडिंग टेस्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस मैच। तो क्रॉस मैच टेस्ट में जो डोनर है एंड जो रेसिपिएंट है, इनकी एक ब्लड टेस्ट की जाती है जिनमें ये देखा जाता है कि वो एक दूसरे से कितने कंपैटिबल है या उन दोनों में कितना मिसमैच है। तो जब ये मिसमैच एक सर्टन लेवल से कम है तो ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो ही वो सेफ़ है, ताकि बॉडी उसको ज़्यादा स्ट्रांगली रिजेक्ट नहीं करेगी। तो बट वो डिफरेंस हमेशा रहता है। थोड़ी रिजेक्ट करती है आपकी बॉडी, थोड़ी रिजेक्ट कर सकती है या थोड़ी रिजेक्ट करना नेचुरल है, बट उस रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस लिए जाते हैं। एंड ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस फिर टाइट्रेट किए जाते हैं, मतलब उनका डोसेस एडजस्ट किया जाता है ताकि बॉडी उसको ठीक से एक्सेप्ट करे या बॉडी उसको बार बार रिजेक्ट ना करे, या अगर रिजेक्शन हो तो उसको तुरंत ट्रीट किया जाए ताकि वो उतने सीवियर लेवल पे ना हो कि वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाए। जी। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट एक्चुअली बढ़ जाता है। कि टोटल कॉस्ट कितना होता रहेगा? तो ऑन एन एवरेज जो है ये ट्रांसप्लांट सर्जरीज में आज के टाइम में, कंसिडरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जरी, ICU स्टे, मेडिकेशंस, 1 मंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, ऑन एन एवरेज किसी भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसे सर्जरीज के कॉस्ट अराउंड 25 lakhs तक है। 25 lakhs यस मेडिकेशन को गुल मिलाकर? यस। ओके। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट फंड करती है सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो कि आज ट्रांसप्लांट सर्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरली यहाँ पे खर्चा कम होता है, बट देर आर कुछ अलग लॉजिस्टिकल या टेक्निकल चैलेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से देखेंगे या रिसोर्सेज के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोसेस है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत टाइम बाउंड है, ये विद इन अ सर्टन टाइम होनी ही चाहिए, या विद इन अ सर्टन लेवल ऑफ केयर या सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ केयर इसमें मेंटेन होना ही चाहिए, ताकि पेशेंट की लाइफ भी सेफ रहे या आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस ना हो इस तरीके की सर्जरीज़ में। तो इसीलिए फ़िलहाल गवर्नमेंट सेटअप्स में ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, बट वो कम लेवल पे हो रहे हैं। एक जनरल सर्जरी की क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ट्रांसप्लांट बेस्ड सर्जरी सबसे मुश्किल टाइप की सर्जरी होती है? यस, टेक्निकली स्पीकिंग इसमें जैसे कि किसी का हाथ कट जाए, उस हाथ को हम जोड़ते हैं जी। ट्रांसप्लांट में ऑन अ ब्रॉडर स्केल हम वही कर रहे हैं कि किसी का हाथ हम जोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें टेक्निकल चैलेंजेस या टेक्निकल कंसिडरेशंस अलग अलग होते हैं, बट टेक्निकली वो वही कर रहे जी। हैं। बट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है और उन सब को आपको कोऑर्डिनेट करना है, अलाइन करना है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ऑर्गन डोनर है, तो वो डोनर कहाँ पे है? वो आपके शहर में है, आपके स्टेट में है, या आउट ऑफ स्टेट है? अगर वो आउट ऑफ स्टेट है तो आपको वो ऑर्गन वहाँ पे रिट्रीव करना है और उसको फ्लाई करके आपको आपके हॉस्पिटल में लाना है। अब साल में कितनी हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हो? तो ये साल में हमारा प्रोग्राम तो 2016 से एक्टिव है, लेकिन जैसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में काफ़ी मुश्किलें या चैलेंजेस हमने फेस की, अवेयरनेस इसके बारे में बहुत कम था, तो इसीलिए हमारा पहला ट्रांसप्लांट हुआ 2020 में, 2020 में। ओके। तो पिछले 3 सालों में हमने आज तक 10 ट्रांसप्लांट्स किए हैं। 3 सालों में 10, मतलब साल में 3 रफली? यस। क्योंकि मुश्किल सर्जरी भी है, महंगी सर्जरी भी है, ऑर्गन डोनर्स शायद आपको कम मिलते हैं। यस। क्योंकि शायद जिन फैमिलीज़ में कोई ब्रेन डेड हो चुका है वो फैमिलीज अग्री नहीं करती, आई एम अज्यूमिंग। सही। प्लस जो लोग मेरे एज के अब थोड़ा सा ऑर्गन डोनेशन के बारे में जान रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप खुद के बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर रहे हो दुनिया के लिए, ये एक बहुत नेक चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, पर लोग जानते ही नहीं कि ये भी सिस्टम्स होते हैं। करेक्ट। तो भारत को शायद ज़्यादा ऑर्गन डोनर्स की ज़रूरत है। जी हाँ। तो ऑर्गन डोनेशन, नेचुरली ऑर्गन डोनेशन से बेहतर और कोई काम हो ही नहीं सकता है। ये एक तरीका है कि आपको एक मरने के बाद भी आपको ज़िंदा रहने का एक मौका है, क्योंकि मरने के बाद किसी भी शरीर को हम जला देते हैं, दफना देते हैं, जी। राइट।
बट ये ऑर्गन्स इतने वाइटल है, इतने क्रूशियल है किसी दूसरे को ज़िंदा रखने के लिए। स्पेशली बाकी ऑर्गन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। ये ऑर्गन्स अगर किसी को नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएगा। जी 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 राइट। तो दीज आर एक्चुअली लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स। जी। हाथों को आप टेक्निकली उसमें क्लासीफाई नहीं करते हो क्योंकि हाथ कोई लाइफ सेविंग नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाथों के बिना जिंदगी जीना इज लाइक हेल। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर देखेंगे तो हैंड ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है, जी। दो इट इज़ नॉट लाइफ सेविंग। मैं शायद मुझे ये लग रहा है कि लोग यहाँ एक रिलीजियस एंगल लाएंगे कि यार कैसे आप दे सकते हो अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को, पर पता है जब किसी का देहांत हो जाता है तब आप उस बॉडी को बॉडी कहते हो, उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि उस इंसान की आत्मा या रूह चली गई है इफेक्टिवली। तो वो बॉडी मतलब एक सिर्फ बॉडी है। अभी अगर जीते वक्त आपने खुद की बॉडी को प्रॉमिस किया ऑर्गन डोनेशन के लिए, लिवर की प्रॉमिसेस करी, किडनी की प्रॉमिसेस करी, हाथ पैर और क्या क्या डोनेट, आईज, इन सारी चीज़ों को डोनेट कर दिया, आप इस दुनिया के लिए कुछ भला कर रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में मुश्किलें हैं उनके लिए कुछ कर रहे हो। ये मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने 2024 में ऐसी डिसीजन ली तो शायद दिस इज गुड कर्मा इन माई आइज। यस। तो मुझे पता नहीं कि क्यों लोग इससे एक रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। यस, इसमें बेसिक फैक्टर है कि अवेयरनेस जो है, जी जैसे अभी आज कई सालों के बाद लोग लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट सब सुन चुके हैं जी या सबको सब जानते हैं, बट कई सारे लोग ऐसे भी हैं आज जो कि हैंड ट्रांसप्लांट नहीं जानते हैं, जो कि नहीं जानते कि फेस ट्रांसप्लांट क्या होता है। फेस ट्रांसप्लांट, यस, फेस चेहरे का ट्रांसप्लांट। यस, बट कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये जानते नहीं है। तो क्वेश्चन है कि अवेयरनेस उस लेवल तक पहुंचा नहीं है इन ऑर्गन्स के बारे में। दूसरा एक हेजिटेशन ये भी है कि जैसे आपने सही कहा कि रिलीजियस मिसबिलीफ्स कि, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी धर्म ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ नहीं है। हर धर्म में ऑर्गन डोनेशन को अच्छा ही माना गया है। कुछ बिलीव्स ईस्टर्न या ओरिएंटल कंट्रीज़ में ऐसे बिलीव्स है कि बॉडी अगर इनकम्प्लीट नहीं जानी चाहिए ग्रेव में, तो ये बिलीव्स ज़्यादातर ओरिएंटल कंट्रीज़ में है, बट इंडिया में या किसी भी रिलीजन में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इस तरीके के बिलीव्स नहीं है। तो ये दीज आर ऑल मिस बिलीव्स विच आर स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सारे हैं। एंड प्लस द अदर थिंग इज़ कि जब कोई उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि सडनली कोई ब्रेन डेड हो जाता है, सडनली कोई उस लास्ट स्टेज में है, तो फैमिली को ये इमोशनल डिसीजन लेना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एंड प्लस क्योंकि आपने सुना है लिवर, किडनी, हार्ट के बारे में, तो आप फिर भी ओपन है उसके लिए। एंड प्लस ये ऑर्गन्स अंदर है तो ये दिखते नहीं है। जी जी जी। बट अगर आप किसी को बोलेंगे कि आपका हाथ निकाल के दीजिए, तो वो बॉडी की जो फिज़िकल म्यूटिलेशन होने वाली है वो एक ज़्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस है। जी, क्योंकि कोई भी अपने डियर वन या अपने नज़दीकी को उस रूप में नहीं देखना चाहता है। तो वो एक मेजर हर्डल है जिसके लिए ऑफ कोर्स हम जब भी हैंड डोनेशन लेते हैं, जब भी किसी को हाथ निकालते हैं, तो उसको एक आर्टिफिशियल हाथ लगा के उसको रिप्लेस किया जाता है ताकि बॉडी की डिफॉर्मिटी ना हो। तो वो कोशिश हम ज़रूर करते हैं, बट ऑफ कोर्स उसका एक दूसरा एडवांटेज ये है कि बाकी ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो शरीर के अंदर है, वो किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन समझो हमारा कोई रिश्तेदार जो नहीं बच पा रहा है, उसके हाथ अगर हम किसी दूसरे के शरीर पे ज़िंदा देखेंगे या उन हाथों को हम छू पाएंगे, तो उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट अलग लेवल पे है। तो वो इनफैक्ट एक तरीके से एडवांटेज है कि आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी रिलेटिव के हाथ किसी दूसरे के ऊपर लाइव देख सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को सुधरते देख सकते हैं। बेसिकली जज्बातों का खेल है, इसलिए लोग डोनेट नहीं कर रहे ज़्यादा। यस, यू नीड टू कॉन्कर योर ओन इमोशंस इन मेनी वेज। यस। मैं मानता हूँ कि मेरे एज के काफ़ी सारे लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे हमारी लाइफ में, क्योंकि एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, दुनिया के लिए भला करना है, और ये एक बहुत बड़ा भला कर रहे हो आप किसी की ज़िंदगी के लिए। तो शायद बस लोगों को जानना है इसके बारे में। यस,
कॉल टू एक्शन जानना चाहूँगा। अगर मतलब मान लो कल मुझे क्या करना चाहिए, किसी हॉस्पिटल पे जाकर आई शुड साइन अप एज एन ऑर्गन डोनर? सो हर कोई हॉस्पिटल जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में काम कर रहा है, जी सबके पास किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ऑर्गन्स प्लेज कर सकते हैं, या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रही है इसको प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे स्टेट लेवल पे, रीजन लेवल पे या नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज़ है, उनकी वेबसाइट्स है, आप एक क्लिक पे आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करके ऑर्गन्स प्लेज कर सकते हैं। जी जी बट सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से बात यह है कि आप आपकी जो इच्छा है आप आपके फैमिली के साथ कम्युनिकेट कीजिए, या उनको बताइए, आपके दोस्तों को, फैमिली को बताइए कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूँ। या अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आऊँ कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो प्लीज़ डोनेट माई ऑर्गन्स सो दैट समबडी इज़ बेनिफिटेड। क्या क्या डोनेट हो सकता है? तो 2 तरीके के डोनेशंस यूजुअली होते हैं। एक को हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, दूसरे को हम टिश्यू डोनेशन कहते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन का मतलब है कि द ऑर्गन जो है वो फंक्शन करने वाला है ट्रांसप्लांट करने के बाद, राइट? तो अगर कोई ब्रेन डेड है, मतलब उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है बट उसका हार्ट या सर्कुलेशन चल रहा है, सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है, तो वो सारे ऑर्गन्स आर अलाइव एंड फंक्शनिंग। तो ये ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा ये ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका हार्ट फंक्शनिंग हो, ओके, ताकि वो ऑर्गन्स आर गेटिंग द ब्लड सप्लाई। बट टिश्यू डोनेशन का मतलब है कि वो टिश्यूज़ जो कि इस ब्लड सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर ब्लड सप्लाई ना भी हो तो भी आप टिश्यूज़ डोनेट कर सकते हैं। जैसे आप स्किन डोनेट कर सकते हैं, आप बोन्स डोनेट कर सकते हैं, आप कार्टिलेज डोनेट कर सकते हैं, आप टेंडन्स डोनेट कर सकते हैं, आप आईज़ या कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, आप हार्ट के वैल्व्स जो होते हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। तो ये टिश्यू बैंक्स होते हैं जहाँ पे ये सब टिश्यूज़ जो है वो स्टोर किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाता है जो हम रूटीन सर्जरीज़ भी करते हैं, उसमें भी अगर हमको टिश्यूज़ की ज़रूरत है तो हम इन कैडेवरिक टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने सब कुछ डोनेट कर दिया तो बचेगा क्या? जो भी है, जैसे हड्डी निकाली जाती है या कुछ कुछ एरियाज़ के, वो कोई हर एरिया की हड्डी नहीं निकाली जाती है। जहाँ पे बोन स्टॉक अवेलेबल है, जैसे जॉइंट के पास जो बोन्स बड़े होते हैं, या फीमर का लोअर एंड होता है, टिबिया का ये एंड, जहाँ पे बोन स्टॉक होता है वहीं से उसको निकाला जाता है और उसको रिस्टोर किया जाता है टेम्परेली, ताकि वो मेंटेन रहे। मतलब तो एटलीस्ट द बॉडी इज स्टिल देयर। यस, दिखे कि बॉडी नॉर्मली है। यस, क्योंकि ये रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, यस, ताकि रिश्तेदारों को बुरा नहीं लगे। यस। जब मेरी फैमिली में एक डेथ हुई थी रिसेंटली, साइकोलॉजिकली सबसे चैलेंजिंग मोमेंट वही थी कि आप अपने रिलेटिव की बॉडी देख रहे हो, यस। और शायद जब तक किसी ने अपने फैमिली में डेथ एक्सपीरियंस नहीं की होती है, वो इस साइकोलॉजिकल चैलेंज को समझ नहीं पाते। पर इस चैलेंज को समझना और उसके सिवाय ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑप्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। आई थिंक ये एज पॉडकास्टर्स एंड एज डॉक्टर्स दिस इज द मैक्सिमम वी कैन डू। बस लोगों को बता सकते कि ये पॉसिबल है, बिल्कुल। एंड जेन्युइनली आपको कंसिडर करना चाहिए। एज अ डॉक्टर आप और कुछ कहना चाहोगे? यस, इसकी अवेयरनेस आप खुद समझे, आप दूसरों में, फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी अवेयरनेस फैलाए जी। एंड ये कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि जब वो क्रिटिकल मोमेंट आ जाता है उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती है। जी। तो इसकी तैयारी जो है ये कोल्ड फेज में ही होनी चाहिए। इसके बारे में जो थिंकिंग है या जो टेक्निकल चीज़ें हैं या लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, इसके बारे में सोच के रखना चाहिए, ताकि वो एन वक्त आने के बाद ऐसा ना हो कि क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स मैच नहीं हो रहे या टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी के लिए ये ज़िंदगी और मौत की अपॉर्चुनिटी है, राइट? मतलब बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंतजार में जी रहे हैं, yes. कि कोई मिल जाए। लाखों लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट लिस्ट पे है, अलग अलग ऑर्गन्स की, और अलग अलग ऑर्गन्स में। इनमें से कई लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं। हैंड्स के बारे में भी अगर आप सोचोगे तो एक्सीडेंट्स में या अलग अलग तरीके के इसमें एवरी ईयर कम से कम 15 से 20 या 25 हज़ार लोगों के हाथ कटते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ एम्पुटीज
इन द कंट्री. नॉट नेसेसरी, क्योंकि अभी ये लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरी कि हर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. बट येस, अगर वो कैंडिडेट सूटेबल है या अगर वो एलिजिबल है तो डेफिनेटली ही डिज़र्व्स अ चांस कि वो अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का उसको हक है. अभी मेरे पूरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मैंने उनकी लाइफ बहुत करीबी से देखी थी. मैंने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा खून होता है, एज एन अब हर दिन खून को देख रहे हो, हर दिन बॉडीज़ को देख रहे हो, हर दिन लोगों की पीड़ा को नोटिस कर रहे हो. और ये सब एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से देखकर मैंने डिसीजन ली कि यार मैं इस फील्ड के लिए बना नहीं हूँ, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी. और मेरे पापा को, मेरे दादाजी को बहुत बुरा लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ. पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि हाँ, फॉर मी इट वॉज द राइट डिसीजन, ताकि मैं यूट्यूबर बन सका एट्सेट्रा. पर अब जब मैं आप जैसे डॉक्टर से मिलता हूँ जो इतने सारे ट्रॉमा विक्टिम से मिल रहे हैं, इतने सारे सर्जरीज कर रहे हैं, ये सुनकर ही ना मुझे दिल में थोड़ी सी मुश्किल फील होती है. तो आपकी नॉर्मल डेली लाइफ कैसे होती है सर? मतलब आप ये सब ट्रॉमा को कैसे हैंडल कर लेते हो जब आप इतना ज़्यादा पेन देख रहे हो खुद के आसपास? आई नो कि आपकी मेंटालिटी ये रहती है कि लोगों का इलाज करना है, लोगों को हील करना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, पर कैसे करते हो? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटैच दिल की ज़रूरत होती है. जो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटैच हूँ इमोशनली, मतलब मेंटली टफ हूँ ऐसा मुझे लगता है, पर यहाँ मेरा मेंटल टफनेस टूट जाता है लोगों की ट्रॉमा के बारे में सुनकर. तो बताओ थोड़ा, मतलब एज अ ब्रो बताओ, एज अ डॉक्टर मत बताओ. या तो द बेस्ट थिंग इज़ कि प्लास्टिक सर्जरी में फिर भी द मॉर्बिडिटी इन द ट्रू सेंस, मॉर्बिडिटी मतलब जो डिसेबिलिटी है या सफरिंग है, भयानक हाँ, मोमेंट सिचुएशन, जैसे कि टिपिकली अगर न्यूरो सर्जरी में मैं कहूँगा कि मैक्सिमम मॉर्बिडिटी होती है, या दैट इज़ समथिंग ब्रेन की सर्जरी. ब्रेन की सर्जरी में. क्यों? जैसे कि पेशेंट पैरालाइज्ड है या अनकॉन्शियस है या कोमा में है या वेंटिलेटर पे है, तो इस तरीके के जो मॉर्बिड सिचुएशंस है वो फिर भी प्लास्टिक सर्जरी में रिलेटिवली कम है. बट द बेस्ट थिंग इज़ कि कोई भी सिचुएशन हो, आप अगर इस पोजीशन में है कि आप एक डिफरेंस ला सकते हैं उसमें या उसको सुधार सकते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन बेसिकली, कि वो आपको मोटिवेट करता है कि कुछ तो किया जा सकता है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करने के लिए. आपके दिल को कभी बुरा लगा है किसी पेशेंट को देखकर? कि हर पेशेंट को देखकर दिल को बुरा लगता है? यस, अगर आप, क्योंकि हर पेशेंट के बारे में जब भी उसके लिए कोई हम ट्रीटमेंट सोचते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में एक चीज़ है कि हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है. जैसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में है, कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो हर डॉक्टर का ऑप्शन सेम नहीं होगा, या सेम ऑप्शन में भी हर सर्जन उसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी उसमें. तो जब हम सोचते हैं पेशेंट के बारे में कि उसके लिए बेस्ट क्या है, कई बार ये कस्टमाइज्ड होता है. सेम इंजरी अगर दो डिफरेंट क्लास ऑफ पेशेंट्स में या दो डिफरेंट प्रोफेशनल्स में अगर हो, तो आप उनके लिए ऑप्शंस अलग अलग चुन सकते हो. तो ये कई सारा कस्टमाइजेशन होता है पेशेंट की लाइफस्टाइल के ऊपर, उसके डिपेंडेंसी के ऊपर, उसके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, उसके डिमांड्स के ऊपर. तो कई बार हम पेशेंट की जगह पे खुद को रखते हैं और फिर सोचते हैं कि व्हाट वुड आई डू टू माई सेल्फ, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, व्हाट इज़ द सेफेस्ट थिंग टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग टू डू, एंड उस हिसाब से यू ट्राई टू टेक अ डिसीजन. तो नेचुरली बुरा लगने का एलिमेंट भी होता है कि यू फील बैड फॉर द पेशेंट और फॉर द सफरिंग जो हो रही है पेशेंट को या फैमिली को, क्योंकि अल्टीमेटली एक आदमी इंजर होता है, उसके पीछे वो पूरी फैमिली कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है, या दे आर स्टक विद इट. और ड्रेसिंग के लिए भी आना जाना है, घर पे केयर लेना है, सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, बिना लिफ्ट के बिल्डिंग में अगर आप हो वहाँ से उतरना है नीचे, तो एवरीथिंग इज़ अ ट्रबल. तो उस हिसाब से आप एक सोशल एस्पेक्ट से भी सोचते हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट, व्हाट इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर द पेशेंट. जी, ये सर मेरे ख्याल से आप एक फाइनेंशियल और इमोशनल पर्सपेक्टिव से बता रहे हो. मैं सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पेशली
MBBS के दौरान और रेसिडेंसी के दौरान, MBBS के दौरान आपको डेड बॉडीज को काटनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट. यस. एंड जितना मैंने डॉक्टर्स को जाना है, मेरे काफ़ी कजन्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेरी बहन डॉक्टर है, उनसे बहुत सारी बातें करी है इसके बारे में. आई फील कि कैडेवर काटते काटते ना, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप यूज टू हो जाते हो. ट्रू. इन अ वे हो सकता है, बिकॉज एनाटॉमी वाज ऑलवेज माय लाइकिंग एक्चुअली. जिंदगी में पहली बार आपने बॉडी काटी, जब डेड Yes. बॉडी पहली बार देखी, वही वियर्ड सिचुएशन होगी, प्लस उसको काटना होता है. तो पहले थोड़ा सा वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल थोड़ा ब्लॉक होता है, या कई सारे स्टोरीज हमने सुना है कि कोई बेहोश हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया. होते थे. बट यस, हर साल एक ना एक तो इंसिडेंट ऐसे होता था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्चुअली. बट यस, वो टाइम के साथ साथ नेचुरली मे बी वो, क्योंकि डे इन डे आउट आप वही देख रहे हो, कर रहे हो सकता है देयर इज सम ब्लंटिंग. ओके. और रेसिडेंसी के दौरान आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस वो सब Yes. देखने को मिलते होंगे. तो रेसिडेंसी इज़ अ वेरी टफ टाइम एक्चुअली. इट इज़ लाइक मिलिट्री स्टाइल आपकी लाइफ होती है. जिन लोगों को रेसिडेंसी शब्द के बारे में नहीं पता, बताइए. पोस्ट ग्रेड होता है बेसिकली, डॉक्टर्स का पोस्ट Yes. ग्रेजुएशन. तो MBBS इज़ योर ग्रेजुएशन. जी. उसके बाद में जब आप MD या MS करते हैं किसी भी, दैट इज़ योर रेसिडेंसी. तो उसके लिए आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल्स में आप पोस्ट्स करते हो. दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंसी. एंड यू आर अ रेसिडेंट डॉक्टर, यू स्टे इन द हॉस्पिटल. जी, वहाँ पागलों जैसी घिसाई होती है डॉक्टर्स की. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब दैट इज आप कोई भी दूसरी फील्ड इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी डॉक्टर्स की रेसिडेंसी होती है. परफेक्ट. क्योंकि दिन रात आपको खून पसीना ये सब देखना पड़ता है, ट्रॉमा देखना पड़ता है, पेशेंट्स का पेन देखना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, गांव में जाकर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है. यस. आप रोए कभी किसी केस की वजह से? यस. कई बार वो एक फीलिंग आती है, या समटाइम्स जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो यस, इन अ मीन वाई यू टेंड टू गेट, यू कैन नॉट बी टोटली प्रोफेशनल इन मेडिसिन एक्चुअली. कई बार आप पेशेंट के साथ या उसके इंजरी के साथ उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो. रेसिडेंसी के दौरान सबसे मुश्किल केस कौन सा देखा? तो वैसे तो कई सारे केसेस मुश्किल थे, ऐसे पॉइंट आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. बट आई गेस एक वर्कर था, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, जो कि आयरन रॉड्स होते हैं जो बिल्डिंग के पिलर्स में. ही हैड अ फॉल एंड एक्सीडेंटली द रॉड हैड एंटर्ड हिज नेक. एंड नेक में इतने से कम जगह पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स नज़दीक होते हैं, जैसे योर फूड पाइप इज़ देयर, विंड पाइप इज़ देयर, एंड इतने सब मेन ब्लड वेसल्स है या नर्व्स है, ऑल आर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, एंड द रॉड हैड पास्ड आर पर. तो वो दैट वाज अ वेरी घास्टली साइट टू सी विद द पेशेंट कमिंग लाइक दैट. So that was apparently one of the most dramatic, challenging cases that we saw coming in to the casualty actually. But उस पेशेंट को immediately फिर OT में विलीन करना पड़ा. 1 मिनट, कॉन्शियस था पेशेंट? Yes. उसके चेहरे पर आपको क्या दिख रहा था? Fear. रो रहा था? रो रहा नहीं था, he was in a shock, क्योंकि he didn't know what has happened, and it is a massive impact, the thick iron rods penetrating the throat. Again, you can uske mind mein actually kya chal raha hai, that we really can't predict, and what all is going through it, कि एक moment पे वो कुछ काम कर रहा होगा and suddenly the next moment he is in this situation. गिरा कैसे पर? तो टिपिकली उस टाइम पे प्रोबेबली सेफ्टी मेजर्स या ये भी लिमिटेड ही होते होंगे, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है. एंड प्लस दिस हैपन्स इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड. सडनली कुछ मिसहैप हो गया, या कोई बात करते करते स्लिप ऑफ अटेंशन एंड यू फॉल. तो वैसे ही सडनली हो गया, एंड देन ही वाज कैरिड बाय हिज कोवर्कर्स. डॉक्टर्स की मेंटालिटी ये होती है कि ऐसा ट्रॉमा केस अगर दिख गया तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में चले जाते, बॉडी की इंजीनियरिंग. यस. तो प्रैक्टिकली एक थॉट प्रोसेस ये होती है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है,
उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, या उस हिसाब से प्लानिंग होती है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से व्हाट ऑल क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है. जी. एंड द अदर थिंग इज़ कि उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर करके बिफोर ही कोलैप्सेस. कई बार अगर मेजर स्ट्रक्चर्स कुछ इंजर्ड है, बट बिकॉज द रॉड इज इनसाइड, इट इज़ होल्डिंग एवरीथिंग इन प्लेस. इफ द रॉड इज आउट, सडनली यू कैन ब्लीड टू डेथ. खून ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि द रॉड इज क्रिएटिंग अ टैम्पोनाड और इट इज कंप्रेसिंग द स्ट्रक्चर्स, बट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज इंजर्ड. जी. ऐसे सिचुएशन में द पेशेंट कैनॉट गो टू द CT स्कैन या MRI या असेसमेंट के लिए विद द रॉड इन प्लेस. तो द ओनली थिंग इज दैट यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एंड यू टेक हिम टू द OT एट ये जनरल सर्जन्स करते हैं. जनरल सर्जन्स. ओके, अगर मान लो सपोज आप वो सिचुएशन में होते, आपकी मेंटालिटी पहले क्या होती अगर वो पेशेंट आपके सामने है, आप क्या करते? तो यस, टेक्निकली नेचुरली ये रेसिडेंसी का मतलब या ट्रेनिंग का मतलब ही वही होता है कि यू केस आ जाए तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको एसेस करते हैं. यू एसेस द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान एंड उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये देखना है. और एक टाइम लिमिट भी रहती है. यस. अब बेसिकली आपको ये सब 5 मिनट में करना है. नॉट 5 मिनट, बट यस विद इन अ रीजनेबल टाइम. कि कुछ आने के बाद समझो कोई भी ऑपरेशन अगर करना है तो आपको इमरजेंसी कुछ बेसिक टेस्ट की ज़रूरत है. एटलीस्ट आपको ब्लड कलेक्शन करना है या पेशेंट का इंट्रावेनस IV एक्सेस चाहिए आपको, ताकि मेडिकेशंस दिए जा सकें. तो इन सब चीज़ों को या एनेस्थीसिया को बुला के या उनको एसेस करने में कुछ टाइम लगता है, या OT अवेलेबल है या OT रेडी है कि नहीं, उसका प्रिपरेशन में कुछ टाइम लगता है. तो द बेसिक इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल. झट से. यस. जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको जल्द से जल्द रिससिटेट करो. पेशेंट अगर शॉक में है या कुछ है, उसको रिससिटेट करो और उसको जल्द से जल्द OT में शिफ्ट करने की तैयारी करो, ताकि वो ये हो. एंड देन इवेंचुअली जो समझो प्रॉब्लम्स हो, बाकी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करो ताकि उनकी ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल रहे. मान लो अभी सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है, तो सर्जरी में होता क्या है? तो सर्जरी में होता है सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है या पेशेंट को बेहोश किया जाता है. तो एक मास्क के थ्रू अदर कुछ गैसेस दिए जाते हैं ताकि ही फॉल्स अस्लीप या वो सो जाता है. फिर उसके बाद में एक ट्यूब डाली जाती है जिससे कि उसका ब्रीदिंग कंट्रोल किया जाता है. तो पेशेंट इज बेसिकली पुट ऑन द वेंटिलेटर. मतलब नाक से लंग्स में? मुंह से. यस. मुंह से लंग्स में? यस. नॉट लंग्स में बट द एयरवे, विंड पाइप. जी जी जी. ताकि पेशेंट की ब्रीदिंग जो है वो आपके कंट्रोल में हो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी भी सर्जरी में अगर ब्रीदिंग या फंक्शनिंग आपके कंट्रोल में है तो देन द पेशेंट इज़ सेफ. जी. ओके. तो अलग अलग एरियाज़ में ऑपरेशन जब किया जाता है तो उस हिसाब से एनेस्थीसिया दिया जाता है. जैसे हाथ पे ऑपरेशन करना है तो हो सकता है कि सिर्फ कंधे में इंजेक्शन दे के सिर्फ हाथ को सुन किया जा सकता है. या आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा. तो जैसे पैर का या नीचे का कोई ऑपरेशन करना है तो पीठ में इंजेक्शन दे के सिर्फ पैर को सुन किया जाता है. तो अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से वो किया जाता है. तो अभी जैसे फेस पे या इस पे कोई ऑपरेशन करना है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है. फिर तो ट्यूब डाल के फिर वो एनेस्थेटिक मेडिकेशंस लंग्स में जाते हैं, तो जिससे पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड द ब्रीदिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, या उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है. जी. एंड देन आप फिर सर्जिकली आप जो भी क्लीनिंग वगैरह करके आप सर्जिकल प्रोसीजर चालू करते हैं. ठीक है, तो क्लीनिंग कर दी. यस. फिर रॉड को निकालने से पहले आप क्या सोचते हो? तो रॉड को निकालने से पहले हर कोई अलग सोच सकता है, बट एज अ रिचुअल मैं जस्ट सोचता हूँ कि मेरे हाथ से सब सही हो, या मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ, ताकि पेशेंट जो है वो सेफली एंड साउंडली रिकवर करे या जल्द से जल्द रिकवर करे. पर टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर. फॉर द सर्जरी यस, मोर और लेस फ्रॉम द ग्रॉस या बेसिक स्टेप्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डू द सेम थिंग्स. आई एम अज्यूमिंग कि सब साफ सुथरा करके रॉड को एक तरफ से खींचा पर पूरे तरह से निकाला नहीं. खींच कर पहले स्किन को पहले फूड पाइप, फिर विंड पाइप,
फिर नर्व्स, फिर स्किन को रिपेयर किया, फिर दूसरे साइड से निकाला और उस साइड की चीज़ों को रिपेयर किया. आई एम अज्यूमिंग दैट सर्जरी इस तरह की होगी तब. नहीं, तो एक तो रॉड को एक तो आप धीरे धीरे निकालते हो ताकि आप एसेस करते हो कि कुछ इंटरनल इंजरीज तो नहीं है, ताकि अगर समझो एक तरफ से निकालने के बाद इधर कोई खून की नसों में इंजरी है तो वो आप ब्लीडिंग वहाँ पे कंट्रोल में लाए. हाँ, विंड पाइप या ये सब काफ़ी डीप स्ट्रक्चर्स है, तो इनको हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हैं या एक्सटर्नली. तो पहले तो रॉड को पूरी तरह से निकालना ज़रूरी होता है. प्लस वो रॉड एक कंस्ट्रक्शन साइट का है, तो वो आयरन का रॉड है, उसमें डस्ट है, डर्ट है, तो इट इज़ अ कॉन्टेमिनेटेड थिंग. तो वो अगर कॉन्टेमिनेटेड रॉड अगर शरीर के अंदर है तो उसके वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं आगे. तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स या ज़ख्म को अंदर से ठीक से क्लीन करना ज़रूरी है. कैसे क्लीन करते? उसको एक तो वॉश करते हैं हम. पानी? यस, सलाइन, नॉर्मल सलाइन होता है, एंड प्लस कोई केमिकल्स होते हैं जैसे आयोडीन होता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले हम इस्तेमाल करते थे. तो इन सब केमिकल्स से उसको वॉश किया जाता है. जो स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली कॉन्टेमिनेटेड है या जिनमें डर्ट है ये है, उन सबको क्लियर किया जाता है. एंड देन वन बाय वन जो भी स्ट्रक्चर्स डैमेज है उनको फिर रिपेयर किया जाता है. तो टिपिकली द डीपर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड देन एज यू कम टू द स्किन. कितना टाइम लगता है ऐसे सर्जरी के लिए? तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितने स्ट्रक्चर्स इंजर्ड है, कितना आपको रिपेयर करना पड़ रहा है. बट येस, दिस कुड बी एनी टाइम फ्रॉम 3-4 घंटे लग सकते हैं. मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन होते हैं, ये बहुत एक ब्लेस्ड प्रोफेशन होती है. कुछ लोग ही बनाए जाते हैं सर्जन बनने के लिए, क्योंकि स्किल सेट यहाँ बहुत अलग है. मेडिकल स्किल सेट भी रहता है, नॉलेज बेस रहता है, उसके साथ साथ आपके हाथों में भी वो न्यूआंस होना चाहिए, डेलिकेट हाथ होने चाहिए. हमें राइट, जैसे कि कुछ लोग ही पेंट कर पाते हैं, उसी तरह कुछ लोग ही सर्जरी कर पाते हैं. करेक्ट? यस. तो यस, नेचुरली सर्जरी इज़ आई मीन स्किल बेस्ड ब्रांच. एक तो प्लास्टिक सर्जरी में उसमें डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि हाउ डिड बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी इवॉल्व, या व्हाट प्लास्टिक सर्जन ऐसा अलग क्या करता है कि ही इज़ अ सुपर स्पेशलिस्ट एज कम्पेयर टू अ जनरल सर्जन. जी. राइट. तो कुछ प्रिंसिपल्स है. प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली इज़ जस्ट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. मतलब आपको एनाटॉमी की एक डिटेल्ड नॉलेज होती है, ताकि किसी भी एरिया में अगर आपको इंजरी है या किसी भी एरिया में आपको रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए ताकि वो फंक्शनली बराबर से काम कर सके. जी. वहाँ पे अगर कुछ इंजरी की वजह से या किसी वजह से फंक्शनल लॉस हुआ है तो उसको आप किस तरीके से रिस्टोर करते हैं, प्लस एक्सटर्नली उसको किस तरीके से कवर करते हैं ताकि वो नॉर्मल लगे. तो इसमें रिकन्स्ट्रक्शन का एक पोर्शन है, बट कॉस्मेसिस का भी एक पोर्शन है, ताकि जो मतलब सुंदरता, ताकि जो पार्ट को आपने रिपेयर किया है या रिकन्स्ट्रक्ट किया है वो देखने में भी नॉर्मल लगे या बेहतर लगे. जी. ताकि बिकॉज कोई भी घाव जो है, वॉर के स्कार्स आप प्राउडली शो करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्कार्स या इंजरी के स्कार्स कई बार लोग छुपाते हैं. जी जी. क्योंकि दे आर अनसाइटली. तो उन स्कार्स को किस तरीके से बेहतर किया जाए, तो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा है. तो प्लास्टिक सर्जरी जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई है उस एरिया का, किस तरीके से आप स्किन को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो उस आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे और वो देखने में भी बेटर लगे, या हील होने के बाद वो स्कार को आपको पोजीशन करना है. कई बार स्कार्स जो है वो किस डायरेक्शन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ख़राब दिखेंगे. बिकॉज देर आर सम नेचुरल लाइन्स ऑन द बॉडी, जैसे फोरहेड पे ये क्रीजेस है, दीज आर ये ट्रांसवर्स है या हॉरिजॉन्टल है. अगर मुझको एक कट हो जाए जो कि वर्टिकल है तो इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल लाइन्स. जी. तो वो स्कार जो बनेगा वो ज़्यादा ख़राब दिखेगा. बट अगर मेरा स्कार अलोंग द लाइन्स है तो वो आइदर छिप जाएगा या वो ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगा. तो कई बार प्लास्टिक सर्जरी में इंसिजन्स जो प्लान किए जाते हैं वो भी इस तरीके से प्लान किए जाते हैं कि वो नेचुरल लाइन्स में या नेचुरल क्रीजेस में छिप जाए. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द एडवांसमेंट, कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्लास्टिक सर्जन एंड एनी अदर सर्जन.
तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको अप्लाई करना है। जैसे टिश्यूज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, वहाँ पे कितना प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, कितने डेलिकेटली आप टिश्यूज़ को हैंडल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ईजीली हील होंगे, वहाँ पे कितनी स्वेलिंग आएगी, स्टिचेस आप किस तरीके से लेते हैं, उसकी थिकनेस क्या है, वो बॉडी से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं, स्टिचेस को आप कब निकाल रहे हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेन थिंग जो कि बाकी सर्जन्स मिस कर जाते हैं या उनके फील्ड में इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विथ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। या कार्डियक सर्जन को हार्ट को ठीक करना है या लिवर सर्जन को लिवर को ठीक करना है, बट उसका ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है या उसका इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि वो स्कार्स किस तरीके से दे रहा है पेशेंट को, या वो किस तरीके से उन स्कार्स को बेहतर बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप स्टिचेस किस मटेरियल से लेते हैं, किस साइज़ के मटेरियल, उसकी थिकनेस क्या है, उन स्टिचेस को आप कब निकालते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि अल्टीमेटली पेशेंट का स्कार किस तरीके से आने वाला है। एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम ठीक होने के बाद आपके पास वो स्कार ही रह जाता है जो आप ज़िंदगी भर देखते हैं। तो उस स्कार का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटलिटी के लिए, उसके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। रॉड वाले भैया का क्या हुआ? तो उनका रॉड निकल गया एंड तो ये भी एक आई मीन इट इज़ अ मैजिकल ऑफ सॉर्ट्स कि उसमें बहुत कम स्ट्रक्चर्स थे जो कि इंजर हुए थे। जो मेजर ब्लड वेसल्स थे वो सेफ थे। कुछ मसल्स जो नेक के मसल्स होते हैं वो कट गए थे जिनको रिपेयर किया गया, या फिर जो फूड पाइप है वो भी ठीक था। जो विंड पाइप है उसमें थोड़ा सा डैमेज हुआ था जिसको मिनिमल रिपेयर के साथ वो बच गया। तो इट वाज लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स एक्चुअली, कि जो इंजरी इतनी घास्टली लगे, कई बार इट इज़ अ स्ट्रोक ऑफ लक कि वो किस टिश्यू प्लेन्स में पेनिट्रेट करता है, या कई बार इट इज़ अ सिंपल इंजरी एक्सटर्नली बट वो अंदर बहुत डैमेज कर चुका होता है। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इंजरी बट द ट्रैजेक्टरी विच इट टेक्स, या जो पॉइंट है या शार्प ये है वो किस डायरेक्शन में गया है, कितना उसने अंदर इंजर किया है। कई बार एक्सटर्नल कट छोटा सा होता है बट अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में या फोरआर्म में कुछ है या कुछ घुस जाए सडनली, बट यू डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में गया है, कैसे गया है, उस रश में पेशेंट को भी उतना डिटेल्स नहीं पता होते हैं। बट हाथ में जैसे फिंगर्स को चलाने के लिए बहुत सारे टेंडन्स है, या ये हर जो जॉइंट है, हर एक जॉइंट के लिए एक टेंडन अटैच्ड है जो कि उसको मूव कर रहा है। तो इसीलिए इस हाथ में करीब 25 से 30 टेंडन्स है, 2 मेजर नर्व्स है, 2 आर्टरीज है, 2 वेन्स है, इतने से एरिया में। और अगर कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे घुस जाए तो वो किस डायरेक्शन में गया है वो पता नहीं कितने स्ट्रक्चर्स को एक साथ इंजर कर देगा। तो वो एक क्लिनिकल असेसमेंट के बाद आपको पता चलता है कि क्या इंजर होने के चांसेस है। तो दैट इज़ वाई द इंजरीज कैन बी मिसलीडिंग। कोई घास्टली इंजरी है बट फॉर्चुनेटली द पेशेंट को इंटरनल डैमेज कम होता है, कोई ट्रिवियल इंजरी है जो कि ज़्यादा डैमेज कर जाती है। ओके, मज़ा आ रहा आपको ऐसे इंटेंस कॉन्वर्सेशन यस करके? सॉरी मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी टू द व्यूअर्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन है, पर ये मेडिकल दुनिया की और जनरली मानव जाति की असलियत है। लाइफ आसान नहीं होती, लाइफ में ऐसी सब चीज़ें होती हैं, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस ऑन अ पॉडकास्ट। आपने बहुत ब्रीफली फेस ट्रांसप्लांट्स को मेंशन किया था। अब तक मैंने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जाना आपके थ्रू कि चेहरे में कुछ कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हो। आई एम अज्यूमिंग कि फेस ट्रांसप्लांट्स भी ट्रॉमा की वजह से होते हैं, राइट। तो फेस ट्रांसप्लांट अगेन ऐसी सिचुएशन में कंसीडर किया जाता है जहाँ पे आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में या माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में आमतौर पे फेस की जो भी सर्जरी, कैंसर सर्जरीज होती है, आप गाल का कुछ हिस्सा कैंसर की वजह से निकालते हैं, जॉ का कुछ हिस्सा निकालते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है सिमिलर टिश्यूज़ से, आइदर थाई से, पैर से, हड्डी का कुछ हिस्सा लेके आप जॉ बना सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द थ्रस्ट और एफर्ट जो है वो उसी पे होता है कि सेल्फ टिश्यूज़ से आपको
बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और कॉस्मेसिस को भी उसी तरह से रिस्टोर किया जाए। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है, या कई बार मल्टीपल सर्जरीज के बाद भी आप वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाते हैं। पेशेंट का खाना पीना अफेक्टेड होता है या फेस की डिफॉर्मिटी की वजह से, जैसे ये सबसे कॉमनली होता है एसिड अटैक विक्टिम्स में। एसिड अटैक की वजह से जिनका चेहरा बुरी तरह से जल गया है, क्योंकि नॉर्मली जो एक बार स्किन जल गई या स्कार हो गई तो वो स्कार्स परमानेंट रहते हैं। उनको अगर आप सुधार ना सको तो वो एक सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी बन जाता है। वो उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, उनकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, उनको जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एवरीथिंग, इवन इन देयर डे टू डे लाइफ में ऐसे भी पेशेंट से मिल चुका हो जिनसे बच्चे दूर भागते हैं या उनको भूत कह के चिढ़ाते हैं। सो इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से फेस को रिस्टोर ना कर सको, ऐसे पेशेंट्स के लिए फेस ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जाता है। तो फेस ट्रांसप्लांट में जैसे बाकी ऑर्गन डोनेशन में कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, वैसे वो अपना फेस डोनेट करता है और उस डोनर का फेस हम रेसिपिएंट के फेस को रिप्लेस करने में यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ ब्रॉडली फेस ट्रांसप्लांट, जिसमें एक आदमी का चेहरा निकाल के दूसरे आदमी का चेहरा बनाया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल या रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी पाए। बट अगेन लाइक एनी अदर ट्रांसप्लांट, इसके बाद भी उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन पे रहना पड़ता है। तो ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने का डेस्परेट मेजर है जो कि आज तक सिर्फ वेस्ट में हुआ है। इंडिया में इसकी कोशिश जारी है कई जगह पे, लेकिन आज तक इंडिया में कोई फेस ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान ने एक दूसरे इंसान के चेहरे पर एसिड फेंका है, ये शायद वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड है। यस, आई कांट इमेजिन कि वो इंसान ने जिसने एसिड फेंका हुआ वो कितना बैड कर्मा को अक्यूमुलेट कर रहा है। ये इतनी बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल से हमारे देश के एसिड अटैक विक्टिम्स ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करी है, इट्स कॉल्ड स्टॉप सेल एसिड, कि लीगली एसिड बिकता क्यों है केमिस्ट की शॉप में, दैट शुड बी स्टॉप्ड। क्योंकि हमारे देश में एसिड अटैक्स प्रेवलेंट हैं। आप मुंबई में बेस्ड हो, यस, मुंबई में भी आपको दिखते हैं एसिड अटैक्स बहुत सारे। अभी ऑफ कोर्स ड्यू टू द रेगुलेशंस जो लूज एसिड या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाला एसिड जो है दैट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल जी। तो द इंसिडेंस जो है एसिड अटैक्स का कम हुआ है पहले से, बट स्टिल प्रीवियस सफ़रर्स काफ़ी सारे हैं जो अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं हो पाए हैं। और ये एक कोशिश है उन तक पहुंचने की, और ये एक ऑप्शन है उनके लिए कि उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए या उनको किस तरीके से सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में दोबारा लाया जाए, क्योंकि दे आर लिविंग अ सिक्लूडेड लाइफ जिसकी क्वालिटी बहुत सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। शायद इस पूरे सिचुएशन को देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया यही हो सकता है कि अब फेस ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। yes. एक और एंगल ये हो सकता है कि आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऑफ सर्जरी कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि मेरे ख्याल से स्टेम सेल्स की वजह से शायद कुछ चेंजेस पॉसिबल हो फ्यूचर में। आप कुछ कहना चाहोगे एज अ डॉक्टर? तो जिन सिचुएशन में ये सब पॉसिबल है, तो जब ये कोशिशें ऑलरेडी हो चुकी है या जब हम जानते हैं कि ये कोशिशें कम पड़ेगी या ये उस विक्टिम को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट नहीं कर पाएंगी, तो ही फिर हम फेस ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली द लास्ट मेजर। कोई भी ट्रांसप्लांट जो है ये कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, ट्रांसप्लांट की चैलेंजेस अलग है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक मेजर सर्जरी करनी पड़े या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, केयर, इम्यूनोसप्रेशन लेना पड़े, तो ये हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो डेफिनेटली कोई भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो या फैट ट्रांसफ़र हो या स्टेम सेल्स हो, इनकी कोशिश डेफिनेटली जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वहाँ पे होनी चाहिए या वहाँ पे की जाती है। और जब वो उसकी लिमिटेशंस रियलाइज़ करते हैं तो ही फिर हम फेस ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। बेसिकली ट्रांसप्लांट में दो चीज़ों की मुश्किलें होती है। पहले तो सर्जरी शायद बहुत मुश्किल होती होगी। यस।
एंड सेकेंड इज लैक ऑफ ऑर्गन डोनर्स. यस. मैं आपसे पूछना चाहूँगा लैब मेड ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से 3D प्रिंटिंग का भी एक रोल रहता है आजकल. यस. सो 3D प्रिंटिंग जो है वो उसका एप्लीकेशन अलग है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल ये बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है. हाँ, बट 3D प्रिंटिंग इज टिपिकली, जैसे आपको कोई सर्जरी, मॉक सर्जरी कोई प्लान करनी है, तो जैसे अभी जॉ रिकन्स्ट्रक्शन है, तो हमको एक साइड का जॉ अगर निकालना है या वो जॉ बनाना है, तो एक CT स्कैन के डेटा से हम दूसरी साइड की जॉ को मिरर करके हम एक मॉडल बना सकते हैं, ताकि हमको आइडिया मिले कि हमको किस साइज़ का बोन चाहिए, उसके कट्स किस तरीके से होने चाहिए. उन सब चीज़ों में 3D प्रिंटिंग का रोल है. वो भी सिलिकॉन से ही बनता है. क्या मॉडल? रॉ मटेरियल, वो 3D प्रिंटिंग का रॉ 3D प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल अलग होता है, दैट इज़ लाइक अ फाइबर और सम मटेरियल. जी. बट वो एक मॉडल होता है दैट इज़ फॉर सर्जिकल प्लानिंग, या वो सर्जरी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है. या ट्यूमर सर्जरीज में, टिपिकली लॉन्ग बोन ट्यूमर्स में जब सर्जरीज होती है, तो वो बोन लेंथ प्लान करने के लिए या उन सब चीज़ों के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है. जो ये है, जैसे अभी फेस ट्रांसप्लांट में समझो डोनर का फेस लिया जाता है, तो एक सीवियर बॉडी की डिफॉर्मिटी हो रही है, तो वो बॉडी को जब हैंडओवर करते हैं तो उसको एक 3D प्रिंटेड मास्क लगाया जाता है, तो उसमें वो रोल है. लेकिन पेशेंट के लिए वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर द पेशेंट यू नीड अ फेस, बट जिनका फेस हम ले रहे हैं उस डोनर के लिए हम 3D प्रिंटेड मास्क लगवाते हैं. क्या बायोटेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ आप एक्चुअली लैब में ऑर्गन्स बना सकते हो? यस. तो उसके लिए रिसर्च एक्चुअली जारी है अभी, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कान को लैब में बनाया जाए, या कान के स्ट्रक्चर्स को. तो उसमें अलग अलग स्टेम सेल्स का इस्तेमाल होता है, जिनको डायरेक्ट किया जाता है अलग तरीके का टिश्यू फॉर्म करने के लिए, या उनको अलग अलग शेप या स्कैफोल्डिंग्स में वो सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो उस तरीके का शेप ले. वाह. तो ईयर रिकन्स्ट्रक्शन में वो कोशिश जारी है कि वो अभी आर्टिफिशियल कान बनाने की कोशिश हो रही है. सिमिलरली हाथ में जो टेंडन्स होते हैं या बोन्स होते हैं, उनको भी आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या एक्चुअल प्रैक्टिस में आने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, या वो फंक्शन किस तरीके से करेगा, या वो लॉन्ग टर्म में कैसे ड्यूरेबल होगा, उसके अभी तक आउटकम्स आना बाकी है. तो देयर इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. आई एम जस्ट थिंकिंग एज एन इंजीनियर हो, बेसिकली आपका कान कार्टिलेज से बना हुआ है, नाक भी कार्टिलेज से बना हुआ है, चेहरे पर हड्डियाँ होती है, वो बोन टिश्यू है, फिर ब्लड वेसल्स का टिश्यू है, फिर स्किन टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है. Yes. रफली स्पीकिंग दिस इज व्हाट Yes. consists, or this is what a face consists of. तो शायद जब स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचे जहाँ इंडिविजुअली ये सारे टिश्यूज लैब में बने, तब इंडिविजुअली प्रोड्यूस करो और सबको एंड में कंपाइल करके एक फेस बना दो. शायद यही थिंकिंग होगी. Yes, बट कैसे फेस इज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर. इतने जो हमारे एक्सप्रेशंस है, इतने हमारे इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो है, मसल्स की एक्टिविटी है, सेंसेशंस है, टच है, उस वजह से आ रहे हैं. तो उन सबको रेप्लिकेट करना आर्टिफिशियली इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. जी जी जी. तो दैट इज़ द रीज़न, और दैट कुड बी द ड्रॉबैक, कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में आने में उतना समय लगेगा, या मे बी नॉट इन आवर लाइफ टाइम्स, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है. जब बाकी के ऑर्गन्स होते हैं तो ट्रांसप्लांट्स में भी एक डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. तो लिवर और किडनी जो है, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो दे आर सॉलिड ऑर्गन्स. बट हैंड है, फेस है, ये मल्टीपल अलग अलग स्ट्रक्चर्स से बने हैं, तो दे आर क्लासिफाइड एज VCAs, तो वैस्कुलराइज्ड कॉम्पोजिट एलो ट्रांसप्लांटेशन. तो मतलब क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स है, स्किन है, टेंडन है, मसल है, बोन है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. सो दे आर अ कॉम्पोजिट टिश्यूज़. तो इनका क्लासिफिकेशन ही अलग है, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइव होना ज़रूरी नहीं है, ये फंक्शन करना भी ज़रूरी है. हाथ का सिर्फ बच के फ़ायदा नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका यूज़ नहीं है. फेस, अगर ब्लड सप्लाई है तो फेस अलाइव है, लेकिन अगर मसल्स काम नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे. तो इट विल बी लाइक अ मास्क. तो इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्रेसिवनेस आने के लिए द मसल्स हैव टू वर्क, तो नर्व हैज़ टू रिकवर. जी. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इनटू इट, जिसकी वजह से वो रिकवरी में समय लगता है. दैट इज़ द होल चैलेंज.
आप शायद अभी 15 साल से सर्जरी कर रहे हो. यस इन 15 सालों में भी सर्जरीज में बदलाव आए हैं. यस इज द फ्यूचर लुकिंग होपफुल? वेरी मच. सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. यस एवरी डे हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल रही है, हमारे इक्विपमेंट्स बदल रहे हैं, जो नए ऑप्शंस आ रहे हैं वो बदल रहे हैं. तो डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग वेरी ड्रामेटिकली. मेडिकेशंस में सेफ्टी, ट्रांसप्लांट्स में मेन चैलेंज इज़ वी ऑलवेज टॉक अबाउट इज़ कि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन लेना है, बट वो मेडिसिन की वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो उसमें सेफ्टी आ रही है. नए नए मेडिसिन जैसे जैसे आएंगे, हो सकता है कि काइमेरिज्म, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ काइमेरिज्म. जैसे हमारे शास्त्रों में या पुराने ट्रेडिशन में हम अलग अलग देखते हैं. जैसे गणेश जी है. गणेश जी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसप्लांट. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अंडरगो अ ट्रांसप्लांट, जिनके सर पे हाथी का सर है. वैसे हमारे कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे दक्ष प्रजापति के साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है जिनमें बकरी का सर लगाया गया था. तो ये कंसेप्ट हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में बहुत पुरानी है. इजिप्शियन कल्चर में भी ये काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेड है कि अलग अलग प्राणियों का मिक्स करके एक क्रीचर दिखाया जाता है कि हाउ डू डिफरेंट जीन्स को एग्जिस्ट. तो ये काइमेरिज्म का जो कंसेप्ट है कि दूसरे का अंग अपने शरीर में आने के बाद भी शरीर उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करेगा या उसको रिजेक्ट नहीं करेगा. तो ये काइमेरिज्म या बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी को लाने के लिए जो कोशिश चालू है, उसकी वजह से फिर इम्यूनोसप्रेशन या मेडिसिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी. तो दैट विल बी द बिगेस्ट एडवांस इन एनी ट्रांसप्लांट. जिस दिन ट्रांसप्लांट के बाद हमको इम्यूनोसप्रेशन या मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन हर कोई पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल हो जाएगा या सूटेबल हो जाएगा, या ट्रांसप्लांट सबके लिए सेफ हो जाएंगे. पर साइंटिफिकली स्पीकिंग ये होगा कैसे? इसकी कोशिश जारी है. जैसे कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स में ये कोशिश जारी है. जैसे हमको मालूम है कि कोई व्यक्ति अपने एक किडनी डोनेट करने वाला है जी, या लीवर का कोई हिस्सा डोनेट करने वाला है, तो प्राइमरीली उसी का ब्लड या उसी के कुछ सेल्स रेसिपिएंट के बॉडी में पहले से इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम को प्राइम किया जाता है. उसकी इम्यून सिस्टम को प्राइम किया जाता है ताकि वो उसके खिलाफ रिएक्ट ना करे या उसको फॉरेन करके आइडेंटिफाई ना करे. जी जी जी. तो उस तरीके के एफर्ट्स चालू है, या कुछ नए मेडिसिन का भी रिसर्च चालू है, जिससे होपफुली ये हो पाएगा. अगर ट्रांसप्लांट साइंस यहाँ तक पहुँचा है तो डेफिनेटली वहाँ तक भी पहुँचेगा. सच तो ये है कि दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जन्स भी अब तक ह्यूमन बॉडी को समझ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है. एग्जैक्टली. और हम एज पॉडकास्टर्स आपके सरफेस लेवल को स्कैन करके डेटा निकाल रहे हैं. तो नीलेश सर, थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे बात करके. माय प्लेजर. आई होप कि वी डिड जस्टिस टू योर बॉडी ऑफ वर्क. पर ये सिर्फ हमारा पहला एपिसोड आपके साथ जो सर्जरी स्पेशल था. अगले एपिसोड में दोस्तों कॉस्मेटिक्स कि चेहरे को कैसे बदल सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम. कुछ साइनिंग ऑफ नोट है इस एपिसोड को लेकर आपकी? यस, साइनिंग नोट इज़ कि ट्रांसप्लांट्स का इम्पोर्टेंस मैं वापस एक बार अंडरलाइन करना चाहूँगा. ऑर्गन डोनेशन का इम्पोर्टेंस अंडरलाइन करना चाहूँगा. तो प्लीज़ डोनेट योर ऑर्गन्स, सेव समबडीज लाइफ, गिव समबडी अ सेकेंड चांस. लवली. थैंक यू डॉक्टर सतपाल. थैंक यू. मज़ा आ गया आपके साथ. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बस ये कहना चाहूँगा कि अगली बार जब डॉक्टर सतभाई लौट कर आएंगे TRS पर, तो वो एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी स्पेशल होगा, जहाँ जो मैंने शुरुआत में बातें करी ना कि नाक के शेप को कैसे बदलते हैं, इम्प्लांट्स का लॉजिक क्या होता है, खर्चा कितना होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस टाइप की बातें होंगी. आज की कॉन्वर्सेशन थी थोड़ी सी डीप, थोड़ी सी फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मॉर्बिड. आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आया हो. ये बताइए मुझे कि क्या हमें ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस और बनाने चाहिए, क्योंकि हिंदी पॉडकास्ट के लिए ना मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज़ ओरिएंटेड मेडिकल पॉडकास्ट बनाएं. पर आज डॉक्टर सतभाई के साथ उनके सर्जन लाइफ के स्टोरीज जानकर मुझे बहुत मज़ा आया. प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन दिस एपिसोड इन द कमेंट सेक्शन. TRS, रणवीर एंड द होल टीम विल बी बैक वेरी वेरी सून. भारत के डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर्स हैं. जय
हिंद।